में अभी तक हमने वन डायमेंशनल कोलिजन डिस्कस की है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कोलिजन इन टू डायमेंशंस। टू डायमेंशंस में जो भी कोलाइडिंग बॉडीज होती हैं दे हैव डिस्प्लेसमेंट इन टू एक्सिस, दैट इज दे हैव डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। सो आप देखिए बेटे, वी विल बी डिस्कसिंग नाउ collisions in टू डायमेंशंस। अब आप देखिए बेटे, ये एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड इसका लाइन ऑफ मोशन है ये ऐसे। अब देयर इज अनदर बॉडी जिसका लाइन ऑफ मोशन इससे मैच नहीं करता, यानी इसका लाइन ऑफ मोशन पे दूसरी बॉडी जो है वो नहीं लाई करती। तो आप देखिए बेटे, यहां पे लेट्स से दूसरी बॉडी मास m2 एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u2। इसकी वेलोसिटी बेटे u1 और इसकी वेलोसिटी u2, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है लेकिन मैच नहीं कर रहे। u1 इज ग्रेटर देन u2, u1 जो है वो u2 से बड़ा है। अब क्या होगा बेटे, यहां पे कहीं पे भी सपोज की कोलिजन हो जाएगी। क्योंकि ये तेज चल रही है, ये धीमे चल रही है, तो इसने जाके इससे टकराना है और कोलिजन हो जाएगी। अब बेटे यहां पे सपोज कीजिए यहां पे कोलिजन हो जाती है, सपोज यहां पे द कोलिजन अंडरटेक्स, तो आप जानते हैं क्योंकि ये हेड ऑन कोलिजन नहीं होगी, दिस विल नॉट बी ए हेड ऑन कोलिजन। वन डायमेंशन कोलिजन में we have taken a head-on collision. Now here the collision will not be head-on, it will be somewhat like this. ये बेटा कोलाइडिंग बॉडी है, ये डाइवर्ट होगी इस तरह से आफ्टर कोलिजन, और दूसरी ये वाली बॉडी डाइवर्ट हो गई कुछ इस तरह से। दोनों कोलाइडिंग बॉडीज इस तरह से डाइवर्ट हो गई। अब लेट अस से दिस बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी v1, the body m1 moves with velocity v1 and it makes an angle of θ1 with the horizontal direction. The other body has velocity v2 after the collision and it diverts at an angle θ2 with the horizontal. तो बेटा देखो, इस velocity और इस velocity के we can make two mutually perpendicular components. तो इस v1 को I can resolve into two mutually perpendicular components, one v1 cos θ1, another v1 sin θ1. इस velocity के भी identically I can resolve this velocity into two components, one along the x direction and another along the y direction. So इसका component इस direction में आ गया बेटे v2 cos θ2 and here I will have another component that is v2 sin θ2. So these are the velocities after the collision has undertaken. अगर collision के बाद ये particular velocities हो जाती हैं। अब आप देखिए, you can find these velocities out, आप इन velocities को निकाल सकते हैं by applying conservation of momentum. आप conservation of, क्योंकि momentum will remain conserved in this particular situation. So applying momentum conservation, initial momentum is equal to the final momentum. The initial momentum in the x direction is conserved and the initial momentum, the momentum in the x direction is conserved, the momentum in the y direction is conserved. तो आप देखिए, हम पहले मोमेंटम अप्लाई करेंगे x डायरेक्शन में, मोमेंटम कंजर्वेशन इन x डायरेक्शन। सो बेटे इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन में कितना है, m1 u1 plus m2 u2. This is initial momentum in the x direction. This is equal to m1 v1
cos theta 1 plus m2 v2 cos of theta 2. So the momentum initially in the x direction is this much and the final momentum in the x direction this much. जितना initial momentum है x direction में उतना ही final momentum है x direction में. अब similarly आप y direction में भी momentum को conserve कर सकते हैं, because the momentum should remain conserved in x as well as in y. तो अगर आप y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं तो इनिशियली दोनों का मोमेंटम कैसा था x डायरेक्शन में, तो इनिशियल मोमेंटम इन दी y डायरेक्शन इज जीरो. इनिशियल मोमेंटम इन दी y डायरेक्शन इज जीरो. सो जीरो इज इक्वल टू आप देखिए बेटा, एक जो बॉडी है ये ऊपर जा रही है, दूसरी बॉडी नीचे जा रही है आफ्टर कोलिजन. तो इसका मतलब क्या है, मोमेंटम की डायरेक्शन अलग अलग है. दे आर बोथ हैविंग मोमेंटम इन दी डिफरेंट डायरेक्शन. तो एक डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा, दूसरी डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लूंगा. लेट अस से द अपवर्ड डायरेक्शन आई टेक एज पॉजिटिव and the downward direction as negative. You can take vice versa also, there is no problem. तो आप देखिए initial momentum in the y direction is 0, that is equal to final momentum, that is m1 v1 sine of theta 1 minus m2 v2 into sine of theta 2. This becomes first equation, this becomes second equation. Now from the second equation what I can write? I can write m1 v1 sine theta 1 is equal to m2 v2 साइन थीटा 2, क्योंकि ये दोनों मोमेंटम सेम हो जाएंगे. यहां से इक्वेशन ही लिखी है मैंने, आई हैव जस्ट रिटन द इक्वेशन. अब आप देखिए बेटे, अब इन दो इक्वेशनों को क्या हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2? इन दोनों इक्वेशनों को कैन वी साइमल्टेनियसली सॉल्व एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2? वेल, वी कैन easily find out the value of v1 and v2. But one thing more I want to tell, this is a elastic collision in 2 dimensions. तो ये elastic collision है 2 dimension में, तो इसमें kinetic energy of the system is also conserved. So we will apply first of all the kinetic energy conservation to this particular elastic collision. So बेटा इस equation को मैं third equation कह देता हूँ, and I will apply now kinetic energy conservation. So kinetic energy conservation लगा दीजिए, half m1 u1 square plus half m2 u2 square. This is initial kinetic energy. This is equal to half m1 half m2 v2 square. Now I am having all these 3 equations in all. ये one first equation, second this one which I modified like this, and third is this particular equation. इन तीनों equations का use करके मैं क्या निकाल सकता हूँ? I can find out v1, that is final velocity of body 1, and I can find out v2 which is the final velocity of body 2. So बेटे इसको हम solve नहीं करेंगे further, इसको we will not be solving, we will be solving this in a practical problem. अब देखिए मैं आपके साथ एक problem लूंगा on collision in 2 dimensions. A body of mass 5 kg moving with a speed of
10 meter per second collides with another body of mass 2 kg initially at rest. If after collision the first body moves at an angle of 30 degree with the normal, with the horizontal, then find the final speeds of the two after collision. Consider elastic collision. ये प्रॉब्लम है बेटे हमारे पास, एक बॉडी 5 किलो की 10 मीटर पर सेकंड से इनिशियली चल रही है और दूसरी बॉडी 2 किलो की, वो इनिशियली रेस्ट पे है, और मैं क्या चाहता हूँ, आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट बॉडी मूव्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड द फाइनल स्पीड्स ऑफ द टू आफ्टर द कोलिजन. तो देखिए बेटे, वी विल अप्लाई momentum conservation. Momentum will be conserved in the x as well as in the y, but we don't know about the second body. Second body के बारे में बिल्कुल भी हमें आइडिया ही नहीं है कि वो कैसे जाएगी, वो कितने एंगल पे जाएगी और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए बेटे, पहली जो बॉडी है उसका आपको ये पता है कि इट्स वेलोसिटी इज एट 30 डिग्री. सो इसकी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं फाइनल, और इट इज एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल. तो बेटे ये इसको आप क्या करेंगे, इसका रेजोल्यूशन कर देंगे v1 cos 30 और इधर कंपोनेंट आ जाएगा इसका v1 sin 30. अब सेकंड वाली जो बॉडी है उसको हम किसी एंगल थीटा पे मान लेते हैं, उसकी वेलोसिटी v2 मान लेते हैं. तो इसके लिए बेटे हमारे पास सेकेंड वाली बॉडी के लिए लेट्स से इट्स वेलोसिटी इज v2 एंड इट इज एट सर्टेन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. तो v2 cos थीटा एंड हियर इट बिकम्स v2 sin थीटा. अब बेटे देखिए, वी डोंट नो, वी आर नॉट नोइंग कि भी वेदर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी या सेम होगी, ठीक है जी. लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो वहां से मैंने ये प्री अज्यूम किया है कि इनकी डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होगी, तभी फाइनल मोमेंटम 0 हो सकता है. देन ओनली द फाइनल मोमेंटम कैन बिकम 0. तो अब आप देखिए, इनिशियल मोमेंटम अलोंग द एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग द एक्स डायरेक्शन. सो बेटा इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया एक्स डायरेक्शन में, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे एक्स डायरेक्शन में. तो एक्स डायरेक्शन में देखिए बेटे 5 किलो की बॉडी है और 10 की स्पीड से चल रही है, तो 5 into 10 m1u1 प्लस second body is 2 kg and it is at rest initially, so 2 into u2, so that is 0. This is equal to final momentum along the x डायरेक्शन. तो बेटा ये देखो, इसका मास कितना है 5 किलो, 5 इंटू v1 cos 30 प्लस 2 इंटू v2 cos थीटा.
बिकॉज वी आर नॉट नोइंग थीटा, वी आर नॉट नोइंग v2। तो इसमें कितने अननोन आए, 1 2 एंड 3, देयर आर 3 अननोन्स इन दिस। ये बनी हमारी पहली इक्वेशन। अब y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए। यू कैन अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन इन दी y डायरेक्शन आल्सो। तो y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बेटे, देखो इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन में 0 है, तो फाइनल मोमेंटम इन दी y डायरेक्शन विल बी 5v1 sin 30, 5v1 sin 30 minus 2v2 sin theta. This becomes the second equation. अब बेटे एक रूल है कि अगर आपके पास 3 अननोन हो तो आपको मिनिमम 3 इक्वेशन चाहिए, तभी आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो सकता है, देन ओनली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आपको इसमें एक और वैल्यू भी चाहिएगी, एक और इक्वेशन भी चाहिएगी। वो थर्ड इक्वेशन हम कहां से ला सकते हैं, बाय अप्लाइंग द काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। सो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से, बाय अप्लाइंग काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, by applying kinetic energy conservation, half m1 u1 square, बेटा हाफ दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग m1 u1 square plus m2 u2 square is equal to m1 v1 square plus m2 v2 square। तो आई कैन डायरेक्टली राइट दिस हेयर। तो ये क्या हो जाएगा बेटे, इसको मैं यहां लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन को, तीसरी इक्वेशन यहां लिख रहा हूं बेटा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन वाली, 5 इंटू u1 स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड पार्ट इज 0, दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स v1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स v2 का स्क्वायर। दिस बिकम्स आवर थर्ड इक्वेशन। सो बेटे हमारे पास 3 अननोन हो गए, थीटा, v1 और v2, और तीन ही इक्वेशंस हो गई। सो बेटे ये आप अपने आप सॉल्व करके आंसर्स टैली करेंगे इसके। यू कैन सॉल्व इट फॉर योर ओन सेल्फ एंड फाइंड v1 v2 एंड थीटा यूजिंग दीज इक्वेशंस। Another small problem based upon collisions. A ball is dropped from a height of 10 meter. It loses 50% of the energy during impact with the floor. Then after collision, how much high does the ball rise? So एक बॉल है हमारे पास बेटे, उसको हमने किसी 10 मीटर हाइट से ड्रॉप किया है और 50% एनर्जी वो लूज कर देती है ड्यूरिंग कोलिजन विद द फ्लोर। देन हाउ मच हाइट विल इट राइज आफ्टर द कोलिजन, कितनी हाइट ये राइज करेगी आफ्टर द कोलिजन। अब देखो बेटे इसको करने के लिए आपको ये पता है कि इसके पास आफ्टर कोलिजन 50% एनर्जी जो कुल थी शुरुआत में उसकी 50% रह गई है। तो शुरुआत में इसकी एनर्जी कितनी थी, शुरुआत में इसके पास एनर्जी कितनी थी, m इंटू जी इंटू 10, ये इनिशियल एनर्जी थी। अब बेटे जब ये कोलाइड करी है तो इस एनर्जी का कितना पोर्शन रह गया हमारे पास, 50%। तो 50% तो लूज हो गया, तो 50% बचा हुआ है।
ठीक है। अब मान लो बेटे फर्स्ट कोलिजन के बाद ये एच डैश हाइट ऊपर जाती है, तो अगर ये एच डैश हाइट ऊपर जाती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 50/100 इंटू एम इंटू जी इंटू 10 इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच डैश। सो बेटा एम जी से एम जी काट लो, तो एच डैश किसके बराबर आ जाएगा, 5 मीटर। इसका मतलब है पहली कोलिजन होने के बाद इट विल राइज टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर। अब बेटा इसी प्रॉब्लम को एक्सटेंड कर देता हूं, अगर सेकंड कोलिजन होगी तो भी 50% एनर्जी का लॉस होगा। अगर तब 50% एनर्जी का लॉस होगा तो आपने बताना है कि दूसरी कोलिजन के बाद कितनी हाइट ये ऊपर राइज करेगी, हाउ मच हाई इट विल राइज अगेन। सो इसको करने के लिए देखिए बेटे, अगेन 50% ऑफ mg into 5 will be equal to mg into h dash. This is the height after second collision. तो h dash कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 2.5 मीटर, यानी कि आफ्टर सेकेंड कोलिजन इट विल राइज 2.5 मीटर। सो सक्सेसिवली आप सक्सेसिव कोलिजन्स में इस तरह से हाइट यू कैन कैलकुलेट। Now we will apply energy conservation concept to a specific problem on an inclined plane. So energy conservation concept, ये एक स्पेशल प्रॉब्लम है, एनर्जी देखिए बेटे हमारे पास इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहां पे एक मास है, इस मास को आप रिलीज कर रहे हैं। रिलीज करने का मतलब क्या होता है कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है, इनिशियली इट वाज एट इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, तो जब इसने शुरू किया अपना मोशन तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वाज 0 and at that time it was at a height, बेटा इसका सेंटर ऑफ मास से ये हाइट कितनी है above the ground, it is at a height h। अब अगर आपको इस प्लेन पे कहीं भी you want to see that what is the velocity of the body, you can apply easily energy conservation। आप बड़ी easily energy conservation लगा सकते हैं। वो कैसे बेटे, मान लो बॉडी यहां से यहां पे पहुंची, इंटरमीडिएट कहीं पहुंची, और आप इस पर्टिकुलर हाइट पे और या इस पर्टिकुलर प्लेन पे इतनी दूरी पर यू वांट टू फाइंड आउट दैट व्हाट विल बी द स्पीड गेन्ड व्हेन यू नो दैट द इनिशियल स्पीड इज 0। तो बेटा देखो इस पोजीशन पे जब ये आई है तो लेट अस से इट इज एट सम हाइट h1 फ्रॉम द ग्राउंड, लेट अस से इट इज हैविंग सम स्पीड v, इसकी कोई स्पीड v है इस समय, तो मैं इसकी ये स्पीड v निकालना चाहता हूं। सपोज आई एम गिवन व्हाट इज दिस हाइट h1 इक्वल टू, कि ये हाइट h1 कितनी है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट दिस पोजीशन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट दिस पोजीशन, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज। सो पोटेंशियल, इसको पोजीशन 1 बोल देता हूं, इसको बेटे पोजीशन 2 बोल देता हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 1 plus kinetic energy at position 1, this is total energy at position 1, this is equal to the potential energy at position 2 plus the kinetic energy at position 2। तो बेटा इस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mg इंटू एच, प्लस काइनेटिक एनर्जी इस पे 0 है क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है। अब आप देखिए दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 2 mg h1 प्लस काइनेटिक एनर्जी, बॉडी ने काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुकी होगी क्योंकि इट इज मूविंग डाउन द प्लेन,
तो इट हैज गेन्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सर्टेन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन कर चुकी है ये आप बता सकते हैं, हाफ m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। नाउ वी विश टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी। तो आप देखिए m तो कैंसिल हो सकता है थ्रू आउट, तो आपके पास क्या आ गया बेटे, g टाइम्स ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो v कितना हो गया बेटे, स्क्वायर रूट ऑफ square root of 2g into h minus h1, square root of 2g into h minus h1. This is the velocity at this particular position. और बेटे अगर किसी और पोजीशन पे भी, इंटरमीडिएट पोजीशन पे भी, लेट्स से आपसे यहां पूछी जाए कि यहां पे वेलोसिटी क्या है, अब आपको यहां पे तो वेलोसिटी पता लग गई, आप फिर दोबारा से इसी सिचुएशन में यू कैन अगेन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसको सेकंड सिचुएशन बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं लेट्स से। तो यहाँ पे v थी स्पीड, यहाँ पे लेट्स से v डैश हो गई स्पीड। तो बेटा अगर आपको v स्पीड पता है तो यू कैन कैलकुलेट v डैश। अगर आपको इसकी हाइट पता है फ्रॉम द ग्राउंड, लेट अस से द हाइट इज h2, लेट अस से द हाइट इज h2। तो अब बेटे इसमें भी सेम वी विल बी अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट। अब ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 2 और ये पोजीशन हमने कर दी 3। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 2 इज mg h1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 2 इज हाफ m इंटू v स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू mg इंटू h2 प्लस हाफ m इंटू v डैश का स्क्वायर। सो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2g h1 माइनस h2। दैट मीन्स v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू v का स्क्वायर प्लस 2g into h1 minus h2. Now this is another situation wherein we have applied energy conservation और हमने क्या निकाला है, velocity of the body at when it is at the third position. Now bete, I have discussed collisions, conservation of energy, potential energy, kinetic energy in detail. Now you please take out your assignments. We will be discussing questions. So beta assignments. Now beta first question of your assignment. The force applied on a body does not, the work done on a body does not depend upon A part force applied, B part displacement, C part initial velocity of the body, D part angle at which the force is inclined to the displacement. बेटे वर्क डन जो है वो फोर्स पे तो डिपेंड करता ही है, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है, और जो डी पार्ट है एंगल की फोर्स कितने एंगल पे इंक्लाइंड है डिस्प्लेसमेंट से, उस पे भी डिपेंड करता है। किस पे नहीं डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन पूछा है, सी पार्ट दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, आंसर इज सी पार्ट। नाउ नेक्स्ट बेटे सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, द वर्क डन ऑन ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन, अब यहां पे वो पूछ रहा है कि वर्क डन किस पर डिपेंड करता है, टाइम ड्यूरेशन, बेटे टाइम ड्यूरेशन पे वर्क का कोई रिलेशनशिप नहीं है, टाइम ड्यूरेशन पे वर्क नहीं डिपेंड करता। बी पार्ट में कह रहा है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी,
फाइनल वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। तो सी पार्ट देखिए, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यस इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर इज सी पार्ट। और डी पार्ट भी पढ़ लेते हैं एक बार। इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ और मोशन, बेटे ये वही बात होगी, इनिशियल वेलोसिटी पे वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, सो आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर थर्ड, when the force retards the motion of a body the work done is, A पार्ट बोल रहा है 0, B पार्ट बोल रहा है पॉजिटिव, C पार्ट बोल रहा है नेगेटिव, D पार्ट बोल रहा है इनफाइनाइट एंड पॉजिटिव। देखो बेटे अगर फोर्स रिटार्ड कर रही है मोशन को तो इसका मतलब है फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट हो गई तो वर्क होता है बेटे एफ एस कॉस थीटा। फोर्स मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, फोर्स ऐसे है, एंगल कितना हो गया बेटे 180, सो बेटा वर्क डन कितना हो गया एफ एस कॉस 180 कॉस 180 -1, सो वर्क डन इज नेगेटिव, सो आंसर क्या हुआ सी पार्ट, द वर्क डन बिकम्स नेगेटिव। नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, a man moves with a 10 kg block in his hand on a straight horizontal road with an acceleration of 0.25 meter per second square. When his displacement is 5 meter, work done by the man on the block is. So देखिए बेटे एक आदमी 10 किलो का ब्लॉक लेके हाथ में चल रहा है और क्या कर रहा है, और एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है। एक्सेलरेशन कितनी है आदमी की, डिस्प्लेसमेंट कितनी है आदमी की बेटे 5 मीटर, ब्लॉक का मास कितना है, इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी जो है आदमी क्योंकि एक्सेलरेशन चल रहा है तो जो उसके हाथ में मास है वो भी फॉरवर्ड एक्सेलरेशन चल रहा है, फॉरवर्ड एक्सेलरेशन चल रहा है इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस पर फोर्स भी लग रही है। तो फोर्स कितनी लगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 इंटू 0.25, वर्क क्या हो जाता है बेटे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू 0.25 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 5, सो ये हो गया बेटे 25 5 जार 125, 125 मतलब हो गया ये 1.25, 1.25 इंटू 10 is 12.5 joule, so work done by the man is 12.5 joule, so answer क्या हो गया B for Bombay। next बेटे फिफ्थ क्वेश्चन, the average force required to accelerate a car of mass 500 kg from rest to 20 meter per second in a distance of 25 meter is, so इसमें बेटे वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन है। कैसे, आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0 का स्क्वायर, तो बेटा F इंटू S कितना है 25 इज इक्वल टू हाफ इंटू 500 इंटू 20 का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा बेटा कितना F इंटू 25 इज इक्वल टू 520 F इज इक्वल टू बेटा 25 4 100 होते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू सो 25 4, तो यहाँ आ गया 20 और बेटा एक और ये 0, ये आ गया 20, इसको अगर आप इधर लेके गए 25 तो ये हो गया 4 5 4 20 20 इंटू 20 400 400 4000 न्यूटन। अब आंसर देखिए, आंसर है हमारे पास ए पार्ट 4000
न्यूटन। Question number 6. A spring of force constant 4 into 10 to the power 4 Newton per meter, spring constant K is equal to 4 into 10 की power 4 Newton per meter, is to be compressed by 3 centimeter, यानी meters में this is equal to this much. The energy required to compress the spring, देखिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू कंप्रेस द स्प्रिंग, द एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ के इंटू एक्स का स्क्वायर, हाफ 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा बेटे, दिस विल बी 2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 9 इंटू 10 पावर माइनस 4, 9 टू जार 18 जूल्स। सो इतने जूल एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी यदि हम क्या करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्ट्रेच ए, इफ यू वांट टू कंप्रेस ए स्प्रिंग बाय 3 सेंटीमीटर। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 7th क्वेश्चन, consider a car moving along a straight horizontal road with a speed of 72 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा अगर स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, तो स्पीड कितनी हो गई बेटे, स्पीड इज इक्वल टू 72 इंटू 5/18 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड विद द कार इज मूविंग। If the coefficient of static friction between the tires and the road is 0.5, so beta coefficient of friction between the tires and road is 0.5, the shortest distance in which the car can be stopped is, तो कितने shortest distance में कार जो है उसको रोका जा सकता है। तो बेटे आपको ये पता है जो distance है s that is equal to v square upon 2 mu g, स्टॉपिंग डिस्टेंस s इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू इंटू g। यहाँ पे देखिए बेटे दिस विल बी इक्वल टू v स्क्वायर कितना हो गया 20 इंटू 20 ओवर 2 इंटू 0.5 इंटू g को हम 10 ले लेते हैं, तो ये बेटे ये से कैंसिल हो गया एक, और ये कितना आ गया 2 इंटू 0.5 इज 1, तो ये कितना हो गया बेटे 20 इंटू 2 40, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू 40 मीटर। सो आंसर क्या बना बेटा, बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, two balls of masses m1 and m2 are separated from each other by a powder charge placed between them. The whole system is at rest on the ground. Suddenly the powder charge explodes and masses are pushed apart. The mass m1 travels a distance s1 and stops. If the coefficient of friction between the ball and the ground are same, the mass m2 stops after traveling the distance. अब देखिए बेटे दो मासेस थे ग्राउंड पे, उनके बीच में पाउडर चार्ज था, और वो पाउडर चार्ज क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया, द पाउडर चार्ज एक्सप्लोडेड। और हमें क्या कह रहा है, जो पहला मास m1 है वो चला s1 डिस्टेंस और उसके बाद रुक गया, और जो दूसरा मास m2 है वो बेटे अब कितना डिस्टेंस चल के रुकेगा ये हमें पता करना है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज सेम फॉर द टू। देखिए
मोमेंटम जो है वो सिस्टम का कंजर्व्ड रहेगा, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट इन द सिस्टम, कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में नहीं है, तो मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व्ड। दैट मीन्स m1 इंटू v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2। अब बेटे आपको पहले वाले का डिस्टेंस दे रखा है, वो s1 डिस्टेंस बाद रुक जाता है, तो आपको ये चीज पता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस s1 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। म्यू क्या है बेटे, इट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये दोनों के लिए सेम है। जी नीचे वाला फैक्टर, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट ही हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस नीचे वाले फैक्टर को मैं k कह देता हूँ, I say this factor as k। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, v1 इज इक्वल टू रूट ऑफ ks1। अब v2 वेलोसिटी है दूसरे वाले की। नाउ लेट अस से वी कैन फाइंड दिस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ s2। तो बेटा s2 स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर द सेकंड वन विल बी v2 का स्क्वायर अपॉन k। तो बेटा v2 कितना हो गया, v2 हो गया रूट ऑफ k टाइम्स s2, v2 हो गया रूट ऑफ k टाइम्स s2। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सेकंड का स्टॉपिंग डिस्टेंस s2 निकालना हमारी एम है। तो अब आप देखिए बेटे कैसे करेंगे, m1 इंटू v1, v1 इज रूट ऑफ k टाइम्स s1, दिस इज इक्वल टू m2 इंटू रूट ऑफ v2 is k times s2। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या जाएगा बेटे m1 स्क्वायर इंटू k इंटू s1 इज इक्वल टू m2 स्क्वायर इंटू k टाइम्स s2। बेटा k से k कैंसिल हो गया, इसका मतलब s2 कितना हो गया, s2 इज इक्वल टू m1 स्क्वायर बाई m2 स्क्वायर इंटू s1। ये आंसर आता है। तो इसका मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस सेकंड का आता है m2 स्क्वायर बाय m1 स्क्वायर इंटू s1, m1 स्क्वायर बाय m2 स्क्वायर इंटू s1। तो ये आया आंसर सी पार्ट, आंसर बिकम्स सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 9th क्वेश्चन। When a bicycle is in motion but not pedaled, the force of friction exerted by the ground on the two wheels is such that, देखिए बेटे एक साइकिल है, बाइसिकल, वो पेडल नहीं हो रही है एंड इट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो ये देखिए ये बाइसिकल है हमारे पास, और बेटा ये इस डायरेक्शन में चल रही है और पैडलिंग नहीं कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ पे एडजस्टमेंट होती है पैडलिंग के लिए, ये इसके साथ लिंक कर रखा आपने, ठीक है जी, पैडलिंग बंद है। तो बेटे रोलिंग फ्रिक्शन दोनों पे क्या करेगी, अपोज करेगी, यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी फ्रिक्शन, अगर पेडल नहीं मार रहे हो। ठीक है बेटे, तो हमारा क्वेश्चन में है कि पेडल इज द व्हीकल इज नॉट पेडल्ड, द साइकिल इज नॉट पेडल्ड। तो देखिए आंसर क्या बनता है बेटे, डी फॉर दिल्ली, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन बोथ द व्हील्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑन द बैकवर्ड डायरेक्शन इन बोथ द व्हील्स। लेकिन अब मैं इसी क्वेश्चन पे आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करूंगा। देखिए बेटे अगर ये पूछा जाए कि पेडल कर रहे हैं आप साइकिल को, देन रियर व्हील और फ्रंट व्हील पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एक्ट करेगी, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एक्ट करेगी। नाउ हाउ फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, आप देखिए बेटे अगर आप पेडलिंग कर रहे हैं तो ये वाला पहिया जो रियर पहिया है ये स्लिप करता है ग्राउंड के साथ यहाँ पे, क्योंकि इस पे टॉर्क लगती है। अगर ये स्लिपिंग यहाँ पे होती है तो इस स्लिपिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगी, ऐसे फॉरवर्ड, और जो अगला पहिया है वो तो रेडी रहा है इसके साथ, तो अगला पहिया जो है उस पे बेटा फ्रिक्शन बैकवर्ड ही रहेगी, क्योंकि उसमें कोई ऐसा स्लाइडिंग मोशन नहीं बन रहा है। तो अगर पैडल कर रहे हैं तो रियर वाले पहिए में फ्रिक्शन कैसे एक्ट कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फ्रंट व्हील में इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 10th।
ए पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स बोल रहा है F इज इक्वल टू बोलिए 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर न्यूटन्स acts on a small body of mass 2 kg, small body of mass 2 kilogram, body का mass 2 kilogram and displaces it from x equal to 0 to x equal to 5 meter. Then the work done in joules is, तो work done in joules निकालना चाहते हैं हम. तो बेटा इस केस में देखिए जो वर्क डन होगा दैट इज इंटीग्रल x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 f इंटू डी एक्स 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स. अब आप देखिए बेटे इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब फ्रॉम 0 टू 5, या जाएगा बेटे 7 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब 35 माइनस 25 प्लस 125, ये कितना आ गया बेटे 135 joules. So the work done in this particular case is 135 joules. So आंसर क्या हुआ बेटे 135 joules is D for Delhi. Answer is D for Delhi. Next 11th question बेटे. Next 11th question. The kinetic energy of a light and a heavy object is same. Which object has maximum momentum? So एक काइनेटिक एनर्जी लाइट बॉडी और हैवी बॉडी की सेम है, हमने पता करना है किस ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा मोमेंटम है. ये क्वेश्चन है बेस्ड बेटे काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर अपॉन 2m, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन. तो बेटा इसका मतलब अब उसने क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, दो बॉडीज हैं एक हैवी एक लाइट, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, मोमेंटम कंपेयर करना है. तो मोमेंटम इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. इसका मतलब मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ मास के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसी है दोनों में सेम बेटे, काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडीज की सेम है, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, यानी जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा. सो हैवी ऑब्जेक्ट विल हैव मैक्सिमम मोमेंटम. आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट बेटे 12th क्वेश्चन. Two bodies of masses m and 4m are moving with equal kinetic energy. The ratio of their linear momenta is. So देखिए बेटे दो बॉडीज हैं और उनके मासेस कितने हैं m और 4m और काइनेटिक एनर्जी कैसी है सेम, तो लीनियर मोमेंटम की रेशियो, ये बेटे 11th क्वेश्चन पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, p1 अपॉन p2 इज स्क्वायर रूट ऑफ m1 अपॉन m2, क्योंकि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास. अब आप यहाँ देखिए बॉडीज के मासेस क्या दे रखे हैं बेटे, रूट ऑफ पहली बॉडी है m की और दूसरी है 4m की, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/2. सो आंसर क्या हुआ 1:2. सो आंसर इज सी पार्ट. नेक्स्ट बेटे 13th क्वेश्चन. Now 13th question. A body of mass 10 kg is dropped to the ground from a height of 20 meters. The work done by the gravitational force is, और बेटे G 9.8 बोला उसने लेने के लिए, तो बॉडी को ड्रॉप किया गया कहाँ से, कितनी हाइट से, 20 मीटर हाइट से, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है. सो बेटे देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स will be equal to the gravity force acting into displacement. So बेटा displacement कितनी हुई है, displacement हुई है 20 मीटर की
मास ऑफ द बॉडी इज 10 kg और डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर और जी बेटे कितना है 9.8। तो जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली बेटे कहाँ आ रही है, ग्राउंड पे आ रही है। ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो रही है, 0। सो 0 माइनस, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 10 इंटू 9.8 इंटू 20, so that is minus 1960 joules। so इसका आंसर क्या बना 1960 joules। so answer becomes C part, answer is C part। next बेटे question number 14th। a person has a 30 kg load on his head. He walks 40 meter on a horizontal surface and then climbs up a vertical distance of 20 meter. The work done is। तो एक आदमी है बेटे और उसके सिर पे 30 kg का लोड है और हमसे क्या कह रहा है कि वो 40 मीटर चला हॉरिजॉन्टली और 20 मीटर चला वर्टिकल डिस्टेंस। तो जब तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला वो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो लोड है उसका वेट, उसके वेट को ही सपोर्ट कर रहा है वो, उसका वेट और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपस में 90 पे आ गए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलते वक्त उसने कोई काम नहीं किया बिकॉज द फोर्स एंड बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेट एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट 90 टू ईच अदर। लेकिन जब वो चला वर्टिकल डायरेक्शन में चला तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में आ गए। तो उस समय वर्क डन होगा, उस समय जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू फोर्स कितनी है mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटे 20, तो mgh। तो ये कितना हो जाएगा बेटे 30 इंटू जी इज 9.8 इंटू h इज 20, वर्टिकल डिस्टेंस इज 20। यदि आप बेटे इसको सॉल्व करते हैं सो दिस विल कम आउट टू बी 5880 जूल्स। सो आंसर क्या हमारे पास है, आंसर है बेटे डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन बेटे, a tank of 3 meter by 2 meter by 3 meter is filled with water lifting from a well of average depth 5 meter. The work done is। so देखिए बेटे एक टैंक है हमारे पास, उस टैंक की डायमेंशन कितनी है 3 by 2 by 3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द टैंक। इस टैंक को हमने पानी लिफ्ट कर रहे हैं और पानी किससे लिफ्ट कर रहे हैं, वेल से। तो वेल की जो डेप्थ है वो उसको h बोल रहा हूं बेटे मैं, दैट इज 5 मीटर। तो अब मेरे को निकालना है कि व्हाट इज द वर्क डन। सो बेटा वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि नीचे से उठाया है तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी थी पहले, और जब पानी ऊपर उठ के टैंक में आ गया है तो पोटेंशियल एनर्जी उसने गेन कर ली। तो वर्क डन क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mg इंटू एच। तो पहले मास निकालो पानी का। पानी का मास निकालने के लिए हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी है टैंक की। टैंक पूरा भर दिया गया है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी हो गई 3 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 18। और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी किसके बराबर होती है बेटे, मास। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो इतने मास पानी आप उठा रहे हैं बेटे, इतने मास पानी उठा रहे हैं और इसको g से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना वेट पानी का उठा दिया। और कितने डिस्टेंस से उठाया बेटे 5 मीटर से। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट द आंसर एज 8.82 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स। सो दिस इज द आंसर। सो आंसर क्या बनता है बेटे ए पार्ट, आंसर बिकम्स ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए लॉन रोलर is pulled
by a 100 Newton force at 60 degree to the horizontal. If the roller is pulled through 50 meter, the work done is. So ये तो बेटे डायरेक्ट क्वेश्चन है. लॉन रोलर पे फोर्स कितनी लगा रहे हैं आप? 100 न्यूटन. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री. और डिस्प्लेसमेंट कितनी करी आपने? 50 मीटर. तो बेटे वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन इज एफ एस कॉस ऑफ 60. एफ कितना है बेटे? 100 और एस कितना है? 50. कॉस 60 हो गया हाफ. ये हो गया बेटे कितना? 25. तो ये हो गया 2500 joules. So work done is 2500 joule. Yeah, can I write this as 2.5 kilojoule? This is same thing as saying 2.5 kilojoule. So answer becomes equal to D for Delhi. Answer is D for Delhi. Next bete, question number 17. How much work is done in raising a stone of mass 5 kg and relative density 3 lying at the bed of the sea through a height of 5 meter? Take G equal to 10 meter per second square. तो एक पत्थर है बेटे और उसकी relative density हमको दे रखी है और वो पानी में पड़ा हुआ है सी के बेड पे. उसका मास दे रखा है. मास ऑफ द स्टोन इज 5 kg. मास ऑफ द स्टोन इज 5 kg. और बेटे रिलेटिव डेंसिटी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन इज 3. कितनी हाइट ऊपर उठाना है? 5 मीटर ऊपर उठाना है. और जी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो देखिए जब पत्थर पानी में है तो उसका ट्रू वेट एक्ट नहीं करेगा, उसका एपरेंट वेट एक्ट करेगा. और जो एपरेंट वेट होता है दैट इज वेट माइनस अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट किसके अकॉर्डिंग होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग. सो बेटे देखो नाउ अपेरेंट वेट नाउ वेट कितना हो जाएगा बेटे? व्हाट इज द वेट? वेट इज इक्वल टू 5 इंटू जी. दिस इज ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. तो बेटा स्टोन की वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम. डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी. तो स्टोन का मास है 5 किलो. अब डेंसिटी ऑफ स्टोन कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है स्टोन की, या रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं स्टोन की. तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ स्टोन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. तो बेटा वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1000 kg पर मीटर क्यूब. तो इसका मतलब स्टोन की डेंसिटी कितनी होगी बेटे? 3000 kg पर मीटर क्यूब. 3000 kg पर मीटर क्यूब. अब आप देखिए वेट हो गया स्टोन का, ट्रू वेट है 5g. आप थ्रस्ट निकालिए. अब थ्रस्ट क्या हो जाएगा? अब थ्रस्ट इज वॉल्यूम ऑफ स्टोन. वॉल्यूम ऑफ स्टोन इज मास ऑफ स्टोन ओवर डेंसिटी ऑफ स्टोन into density of water. This is mass of water displaced into g. This is weight of water displaced. तो ये हो जाएगा बेटे कितना? 50 माइनस 50/3. So this is equal to 100/3. So इतना वेट है, इतना अपेरेंट वेट है स्टोन का पानी में, और आप इसको उठा रहे हैं कितनी हाइट से? 5 मीटर हाइट से. तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटे? वर्क डन विल बी इक्वल टू अपेरेंट वेट इनटू 5. अपेरेंट वेट निकाला है ये, तो अपेरेंट वेट इनटू
हाइट डिस्टेंस, क्योंकि इतना इतना फोर्स हमको अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू बेटे 500 अपॉन 3. दिस इज इक्वल टू 500 अपॉन 3. तो ये हो गया बेटे कितना, 500 अपॉन 3, दिस मैनी जूल्स, दिस मैनी जूल्स. तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा बेटे कितना, 3 2 are 6. ये आंसर अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलो जूल के अप्रोक्सीमेट आएगा. सो आंसर इज 2.5 किलो जूल्स. सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट बेटे 18th क्वेश्चन. Question number 18th. A body moves a distance of 10 meter along a straight line under the action of a force of 5 Newton. If the work done is 25 joule, the angle which the force makes with the direction of motion of the body. So देखो बेटे वर्क डन जो होता है आपको पता है that is equal to F into S into cos of theta. अब आपको थीटा एंगल नहीं पता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी नहीं पता है, तो आपको उसने हमें क्या बता रखा है, वर्क डन बता रखा है. वर्क कितना है 25. सो 25 इज इक्वल टू फोर्स कितनी है बेटे 5. डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 10 इंटू कॉस ऑफ थीटा. वी वांट टू फाइंड आउट एट द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. तो यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ निकालना चाहते हैं एंगल, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ यही थीटा ही निकालना चाह रहे हैं आप. तो बेटे ये कितना हो जाएगा, cos थीटा इज 25 by 50, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो आंसर क्या बनता है 60 डिग्री. सो आंसर इज सी पार्ट. नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 19th. The unit of power in SI is what? Is equivalent to what? किसके equivalent है बेटे, देखो पावर आपको पता है, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम. तो वर्क क्या होता है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो ये हो जाएगी बेटे, फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इनटू मीटर हो जाएगा तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, अपॉन टाइम सेकंड्स में है बेटे, तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब. तो ये आंसर क्या बनता है आपके पास, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब. यस वी आर हैविंग द आंसर, आंसर इज सी पार्ट, आंसर बिकम्स सी पार्ट. नेक्स्ट बेटे 20th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. From a waterfall, water is coming down at the rate of 100 kg per second onto the blades of a turbine. If the vertical height of the fall is 100 meter, the power delivered to the turbine by the water approximately is equal to. So आपके पास क्या है बेटे, पानी जो गिर रहा है वो किस रेट से गिर रहा है, मास पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू व्हाट 100 kg पर सेकेंड. और किस वर्टिकल हाइट से गिर रहा है, 100 मीटर वर्टिकल हाइट से गिर रहा है. सो बेटे पावर डिलीवर्ड निकालनी है आपने. पावर डिलीवर्ड क्या होती है, अब ये जो गिर रहा है पानी, इट इज द वेट ऑफ द वाटर इज मूविंग द टर्बाइन ब्लेड्स. तो वेट पर सेकंड कितना हो जाएगा बेटे 100 इंटू जी आई टेक एज 10 ओनली. दिस इज वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकंड that is falling on the blades into height कितनी है बेटे 100. so this will be equal to बोलिए 100 kilowatt. this is equal to 100 kilowatts. so power is 100 kilowatt. आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज सी पार्ट. नेक्स्ट बेटे 21st क्वेश्चन.
a diesel engine pumps out 40 kg of water in 1 second. The water comes out vertically upwards with a velocity of 3 meter per second. What is the power of engine in kilowatts? So देखिए बेटे, एक डीजल इंजन 40 किलो पानी पर सेकेंड पंप आउट करता है, और कैसे पंप आउट करता है? वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि जो पंप है वो क्या कर रहा है? अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा है। तो किस वेलोसिटी से पंप करता है? 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अब आप देखिए बेटे, दी पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स कितनी हो जाएगी? फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स कितनी हो जाएगी बेटे? फोर्स पर यूनिट टाइम हो जाएगी ये। तो फोर्स हो गई, फोर्स इज 40 इंटू जी, जी कितना है? 10, इंटू वेलोसिटी इज 3, ये कितना हो गया बेटे? 1200 वाट्स। दिस इज 1200 वाट्स। तो 1200 वाट इज इक्वल टू व्हाट? 1.2 किलोवाट। saying 1200 watts is equal to 1.2 kilowatts. Next bete, next question, 22nd question. तो 21st का आंसर है 22nd क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक मोटर क्रिएट्स ए टेंशन ऑफ 4500 न्यूटन in hoisting a cable and reels it in at the rate of 2 meter per second. What is the power of this motor? So देखिए बेटे, पावर जो होती है, पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी। बेटे फोर्स कितनी है? 4500 न्यूटन्स इंटू वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो गया बेटे? 9000 वाट्स। सो आपको आंसर किस फॉर्म में दे रखा है? आंसर किलोवाट की फॉर्म में दे रखा है, तो दिस इज 9 किलोवाट्स। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे, क्वेश्चन नंबर 23। A ball is allowed to fall from a height of 10 meter if there is 40% loss of energy due to impact, then after one impact the ball will go up to। देखिए बेटे, बॉल को कितनी हाइट से फेंका गया? 10 मीटर हाइट से फेंका गया, और जब वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करती है तो इट लूजेस 40% ऑफ द एनर्जी। तो इसका मतलब 60% एनर्जी उसके पास रिटेन रहती है। तो बेटा 60% एनर्जी किसकी? 60/100 इंटू mg इंटू 10, दैट इज इक्वल टू mg इंटू h डैश। नई हाइट हमें पता नहीं, क्योंकि जो नई हाइट पे जाएगी उस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस वाली एनर्जी के 60% है। तो बेटा देखो, mg से mg कैंसिल कर दो, ये आपके पास कितना आ जाता है? 600/100। सो h डैश इज इक्वल टू 6 मीटर्स। सो आंसर बिकम्स 6 मीटर। आंसर इज 6 मीटर। तो बेटा देखो, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे, क्वेश्चन नंबर 24th। Question number 24. A body is under the action of two forces, each of 6 Newton, but their directions are opposite. If body is displaced by 3 meter, the work done is। बेटे दो जो बॉडी है, इट इज अंडर द एक्शन ऑफ टू ऑपोजिट फोर्सेस। तो और ऑपोजिट फोर्सेस मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स क्या हो गई? 0। अब फोर्स 0 हो गई, डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटे? 3 मीटर। तो इसका मतलब वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन विल बी 0 ओनली, बिकॉज दी नेट फोर्स इज 0। सो आंसर क्या बनता है? डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे, 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन देखिए, ए मशीन possesses 80% efficiency. It raises a mass of 5 kg through a certain distance
and spends 100 of energy. If the mass is now released, its kinetic energy on reaching the ground will be. तो बेटा देखो मैंने आपको चीज बताई थी, एफिशिएंसी होती है आउटपुट वर्क डन अपॉन इनपुट वर्क डन. तो एफिशिएंसी इज आउटपुट वर्क डन अपॉन इनपुट. इनपुट बेटे मशीन को मिली हुई है, इनपुट वर्क डन किसको है, मशीन को मिली हुई है. और आउटपुट कितनी है बेटे, एफिशिएंसी इज 80/100. अच्छा आउटपुट हमें पता करनी है कि आउटपुट वर्क डन कितना किया. आप आउटपुट क्या कर रहे हैं, आउटपुट है क्या, 5 किलो के मास को उसने कुछ डिस्टेंस से मशीन ने उठा दिया है. तो आउटपुट वर्क डन वी डोंट नो. इनपुट कितनी है बेटे, मशीन जो इनपुट ले रही है दैट इज 100 जूल्स. सो आउटपुट कितनी होगी बेटे, आउटपुट कितना काम करके दिया मशीन ने, 80 जूल्स का. तो इसका मतलब है जो पोटेंशियल एनर्जी आई ऑब्जेक्ट के पास वो कितनी है, 80 जूल हाईएस्ट पोजीशन पे. वो सारी की सारी एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, दैट होल ऑफ द एनर्जी विल ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट कम्स एट द बॉटम. सो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या बनता है बेटे, 80 जूल्स ओनली. सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. Questions.